ज्योग्राफी को हम लोग देखेंगे, हिंदी में बोलते हैं इसे भूगोल। भू मतलब पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी, और गोल मतलब गोल। हम लोग का अर्थ कैसा है? अनुमानता अर्थ गोल है, तो इसे क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। भूगोल में पृथ्वी के आकार तथा पृथ्वी की अवस्थियों के बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब पृथ्वी पे रहने वाले लोग, पृथ्वी के हर एक पानी से लेके, समुद्र से लेके, पहाड़ से लेके, नदी से लेके, नाला तक, हर एक चीज का अध्ययन किस में करते हैं हम लोग? भूगोल में करते हैं। भूगोल में जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक आता है ब्रह्मांड। भूगोल में अगर हम लोग सबसे शुरुआत जब करते हैं तो पहला टॉपिक क्या होता है? ब्रह्मांड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्स। क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। हम लोग अगर आसमान की ओर देखें, रात में आसमान की ओर देखें, तो आसमान में हम लोग क्या देखते हैं? बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, बहुत सारे पिंड दिखाई देते हैं। जो भी आकाश में हमें दिखाई देते हैं, लाखों तारों का समूह, उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? लाखों तारों के, लाखों असंख्यों तारों के समूह को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। मतलब लाखों तारों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ब्रह्मांड के विषय में अगर हम लोग शुरुआत करें तो ब्रह्मांड बना कैसे है? कहा जाता है कि आज से अरबों साल पहले, कहा जाता है क्या? आज से अरबों साल पहले एक पिंड था, बहुत बड़ा पिंड। उसमें बहुत सारे गैस, बहुत सारे मतलब तरल, बहुत सारे तत्व विद्यमान थे। उन तत्वों में एकाएक क्या हुआ ना कि उसका घनत्व बढ़ गया। घनत्व का मतलब पता है क्या होता है? जैसे कोई वस्तु है और उसमें इतना सामान ठेल दो ना कि पूरा अब उसमें जगह ना हो, जितना ज्यादा माल मटेरियल हट जाए एक सामान में, उसको क्या कहेंगे? घनत्व कहेंगे। और एक बहुत ज्यादा घनत्व वाला पिंड था और उसमें एक दूसरे के साथ मतलब क्या रिएक्शन होते होते बहुत बड़ा विस्फोट हो गया, जिसको क्या कहें हम लोग? बिग बैंग सिद्धांत। क्या कहते हैं? बिग बैंग, बहुत बड़ा विस्फोट। बिग बैंग का मतलब बहुत बड़ा विस्फोट। और बहुत बड़ा विस्फोट हुआ तो यही किसका निर्माण हुआ? ब्रह्मांड का। और ब्रह्मांड लगातार मूवेबल है, लगातार बढ़ रहा है। तो उसमें अब देखो क्या है, जब ये टूटा तो अलग अलग गैस अलग अलग छितराएंगे कि नहीं? धुआं अलग हो जाएगा, धूल अलग हो जाएगा, बालू अलग हो जाएगी, ये सब चीजें अलग हो गए। तो कुछ गैसों का बादल एक जगह इकट्ठा हुए। जब ये बादल इकट्ठा हुए, धूल गढ़ हुए, गैस हुए, ये लोग एक दूसरे से क्या होने लगे? कुछ लोग एक दूसरे के पास इकट्ठा होने लगे। बहुत सारे गैस, धूल कणियां लोग क्या हुए? इकट्ठा होने लगे। और क्या करने लगे? चक्कर लगाने, एक दूसरे के आसपास में चक्कर लगाते क्या हुआ ना कि एक दूसरे के ये लोग पास आने लगे। क्या आने लगे? पास आने लगे। तो जब एक साथ ये जो बादलों का मतलब ये धूल कणों का और ये गैसों का जो बादल बना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में नेबुला और हिंदी में निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नेबुला, और हिंदी में क्या कहते हैं? निहारिका। क्या कहते हैं? अब देखो, ये जब निहारिका बने तो ये बहुत सारे बादल है, इसमें बहुत सारे पिंड है ना। अब निहारिका एक दूसरे के पास जब इकट्ठा हुई तो ये तेजी से घूमने लगी। क्या हुई? ये खूब तेजी से घूमने लगी। जब तेजी से घूमने लगी ना तो ये पूरा तेजी से घूमते घूमते क्या हुआ ना कि इसका एक मतलब साइड से मतलब इसका एक पपड़ी छोड़ने लगा, इधर पपड़ी छोड़ने लगा, इधर पपड़ी चढ़ने लगा। अलग अलग से क्या हुआ? मतलब बहुत सारे पपड़ी इसके छोड़ दिए। जब ये छोड़ दिए तो ये लोग क्या किए? जब छोड़ते हैं तो इनमें एक बल होता है। किसी भी चीज को ब्रह्मांड में, कहीं भी ब्रह्मांड में चले जाओ तो ब्रह्मांड में दो वस्तु जो होती है ना, कोई भी दो वस्तु, उसके बीच में एक बल काम करता है। दो वस्तुओं के बीच में कोई बल किसी को खींचे, उसको बोलते हैं आकर्षण बल। अगर उसको धकेले तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षण बल। जब कोई खींचे उसको क्या कहेंगे? और जब धकेले उसको क्या कहेंगे? अब ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु है जिनके बीच में एक बल लगता है, उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? पूरे ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को, और इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। The force between any two object is called gravitational force. The force between any two object is called gravitational force. ठीक है। अब देखो,
इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल और इनको ये बांधे रखता है। अब इनका ये चक्कर लगाने लगे तो ये चारों ओर से जब हिस्सा टूटने लगा तो बीच में कुछ भाग बचेगा, तो वही बीच में जो भाग बचा वो क्या हो गया, सूर्य हो गया। एक्चुअली जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर नहीं लगाते हैं, अपने केंद्र का चक्कर लगाते हैं। किसका चक्कर लगाते हैं? और केंद्र में सूर्य है, तो सूर्य का चक्कर हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये सूर्य के चक्कर न लगा के अपने केंद्र का चक्कर, और केंद्र का चक्कर क्यों लगा रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो हमने क्या देखा, एक बड़े पिंड से किसका निर्माण हुआ? एक बड़े पिंड से निहारिका का निर्माण हुआ। निहारिका से किसका निर्माण हुआ? तारों का निर्माण हुआ। और तारा किसे कहते हैं? तारा उसे कहते हैं जिसका अपना ऊर्जा हो, जिसकी अपनी एनर्जी हो और अपना हीट हो, जिसकी अपनी ऊर्जा हो और अपनी ऊष्मा हो, उसको क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। जिसकी अपनी ऊर्जा हो और जिसका अपना हीट हो उसको क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो हम लोग ब्रह्मांड को क्या बना दिए? बिग बैंग सिद्धांत करा दिए। बिग बैंग में क्या हुआ? बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और बहुत बड़े विस्फोट से क्या हुआ? बहुत सारे तारे, पर्वत, पहाड़ या धूल कण, गैसों का निर्माण हुआ। वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं ना। उसके बाद से निहारिकाएं बनी, और निहारिकाएं से तारों का निर्माण हुआ। अब देखो तारों के बारे में हम लोग ने क्या सीखा? तारा किसे कहते हैं? जिसके पास अपनी ऊष्मा हो और अपना ताप हो या अपना प्रकाश हो, उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। जिसकी अपनी क्या हो? हीट हो और अपनी एनर्जी हो, उसको क्या कहते हैं? अब देखो, एक थे हम लोग यहाँ साइंटिस्ट जिनका नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। क्या नाम था? इन्होंने पता है क्या बताया? इन्होंने बताया, एक सिद्धांत दिया। कहा ना कि 1 जैसे मान लो कि तारा है, तारा में हम लोग के क्या है? सूर्य है। सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है। इसका अपना प्रकाश है कि नहीं है? अपना प्रकाश है और अपनी ऊर्जा है। तो इन्होंने कहा कि सूर्य 1.44 गुना, इस पर सिद्धांत दिया। कहा ना, इसको रमण प्रभाव कहते हैं। रमण प्रभाव दिया। रमण प्रभाव में इन्होंने बताया कि सूर्य से अगर 1.4 गुना टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, उन ग्रहों को ये क्या कहेंगे हम लोग? उन ग्रहों को कहेंगे सुपरनोवा। ठीक है। जब इनका हीट मतलब इनका तापमान 1.44 गुना से ज्यादा हो जाएगा तो पता है क्या होगा? और ऐसी घटना कब होगी? सूर्य के तापमान से 1.44 गुना पता है कब होगा? जब किसी तारों में आयरन की मात्रा तथा कुछ ऐसे गैस चले जाएंगे जिससे उनका तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब तापमान बढ़ जाएगा तो उसके अंदर जो तारे हैं उनके अंदर बहुत बड़े बड़े विस्फोट होने लगेंगे। जब उसका तापमान कितना बढ़ जाए? 1.44 गुना ज्यादा हो जाए। 1.44 गुना मतलब 1.5 गुना ज्यादा बढ़ जाए। जब 1.5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो उसके अंदर बहुत बड़े बड़े विस्फोट हो जाते हैं। और उन्हीं बड़े बड़े विस्फोटों को क्या कहते हैं? सुपरनोवा। क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं। उसके अलावा जब हम लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे कि जब सूर्य का तापमान से किसी भी मतलब तारे का तापमान अगर 1.44 गुना कम हो जाए तो क्या बनाता है? रेड जेंट का निर्माण करता है, लाल दानव का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लाल दानव का निर्माण करता है। मतलब लाल लाल ग्रह कैसा दिखने लगेगा? लाल दिखने लगेगा। यही है रमण प्रभाव। रमण ने क्या कहा कि सूर्य के तापमान से 1.44 गुना तापमान किसी तारे का हो जाए तो कैसा होने लगेगा? उसमें बहुत बड़े बड़े विस्फोट होने लगे। उस विस्फोट को क्या कहेंगे? सुपरनोवा कहेंगे। क्या कहेंगे? सुपरनोवा। और ये विस्फोट क्या हो जाए? 1.44 गुना टेम्परेचर कम हो जाए तो क्या हो जाएंगे? लाल दानव का रूप ले लेगा। ठीक है। किसका रूप ले लेगा? लाल दानव का रूप ले लेगा। ठीक है। यही सूर्य की कहानी है। सूर्य का निर्माण किससे हुआ? निहारिका से। सूर्य निहारिका के कहाँ है? और केंद्र के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? ग्रह लगाते हैं। ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। तो हमने शुरुआत कहाँ से की? ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? बिग बैंग से। बिग बैंग से हुई ना।
और ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे बने और बहुत सारे तारों के समूह को आकाश गंगा या गैलेक्सी कहते हैं। बहुत सारे तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाश गंगा या गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगा या गैलेक्सी कहते हैं। बहुत सारे तारों के समूह को क्या कहते हैं? और हम लोग जिस तारों के समूह में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। हम लोग किस तारों के समूह मतलब किस मंडल में है? सौर मंडल में है। सूर्य हम लोग का तारा है और सूर्य के चक्कर जो बड़े बड़े पिंड लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। जो सूर्य के परिक्रमा या किसी तारों की परिक्रमा लगाए, जो पिंड सूर्य की परिक्रमा या किसी भी तारों के, सूर्य एक तारा है कि नहीं? सूर्य एक तारा है। तारा कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि तारा है? जिसके पास अपनी ऊर्जा हो और अपनी ऊष्मा हो, माने अपना खुद का प्रकाश हो और क्या हो? एनर्जी हो, उसको क्या कहेंगे? तारा कहेंगे। तो सूर्य एक तारा है और सूर्य का मतलब कोई भी पिंड अगर तारों का चक्कर लगाए उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? प्लैनेट या ग्रह कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य की परिक्रमा लगाए, जिसका अपना प्रकाश नहीं हो, जिसकी अपनी ऊर्जा नहीं हो। उसका ऊर्जा का स्रोत कौन हो? उसकी ऊर्जा का स्रोत क्या हो? तारा हो या सूर्य हो, उसको क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। तो ग्रह क्या करता है? ग्रह क्या करता है? ग्रह जो है वो तारों का चक्कर लगाता है। ग्रह किसका चक्कर लगाता है? तारों का चक्कर लगाता है। ग्रहों की संख्या कितनी है? हमारे सोलर सिस्टम में ग्रहों की संख्या 8 है। हमारे सोलर सिस्टम में ग्रहों की संख्या कितनी है? कौन कौन? मरकरी। मरकरी मतलब बुध। मरकरी मतलब मरकरी के बाद से वेनस। वेनस मतलब शुक्र। वेनस मतलब वेनस के बाद से अर्थ मतलब पृथ्वी, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। उसके बाद से क्या हो गया? अर्थ के बाद से क्या हो गया? मार्स। मार्स मतलब मंगल। ठीक है, मार्स मतलब मंगल। और मार्स के बाद हम लोग जाएं तो क्या होता है? जुपिटर। जुपिटर मतलब जुपिटर। जुपिटर के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? सैटर्न। सैटर्न मतलब शनि। सैटर्न मतलब सैटर्न के बाद हम लोग जाते हैं तो क्या आता है? यूरेनस। यूरेनस मतलब अरुण। यूरेनस मतलब और यूरेनस के बाद जाते हैं हम लोग कहाँ? नेपच्यून। नेपच्यून मतलब वरुण। नेपच्यून मतलब वरुण। हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं? 8। ग्रह किसे कहते हैं? जो तारों की परिक्रमा करें उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रहों में क्या अपनी प्रकाश होती है? क्या अपनी ऊर्जा होती है? नहीं होती है ना। तो किस पे डिपेंड करते हैं? ऊर्जा तारों पे डिपेंड करते हैं। तारा किसे कहते हैं? सूर्य। सूर्य एक तारा है। हमारे पूछेगा, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे सबसे नजदीक कौन सा तारा है? सूर्य है। और सूर्य से नजदीक सबसे बड़ा सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? प्रेक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है। प्रेक्सिमा सेंचुरी किसके नजदीक का तारा है? सूर्य से सबसे नजदीक तारे की बात किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रेक्सिमा सेंचुरी। क्या कहते हैं? प्रेक्सिमा सेंचुरी। प्रेक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे नजदीकी तारे का नाम प्रेक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य से सबसे नजदीकी तारे का नाम क्या है? हमारे सूर्य सोलर सिस्टम के सबसे नजदीकी सबसे चमकीले तारे का नाम क्या है? क्या नाम है? साइरस या डॉग स्टार। जो सबसे नजदीक हम लोग के सूर्य के जो सबसे नजदीक है ना, और तारा जो सबसे चमकीला है उसका नाम क्या है? साइरस या डॉग स्टार। सबसे चमकीले तारा कौन सा है? डॉग स्टार या साइरस। क्या नाम है उसका? साइरस या डॉग स्टार। क्या नाम है? साइरस या डॉग स्टार। ठीक है। सबसे नजदीकी तारा कौन है? प्रेक्सिमा सेंचुरी। हमारे सूर्य से सबसे नजदीक तारा कौन है? तो हमारे सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा किसको कहेंगे? प्रेक्सिमा से। सबसे चमकीला तारा कौन? साइरस या डॉग स्टार। सबसे चमकीला कौन?
और सबसे नजदीकी तारा कौन? अच्छा, जो हम आकाश गंगा में रहते हैं, बहुत सारे तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं ना, और हमारी आकाश गंगा को क्या कहते हैं? हमारे सोलर सिस्टम, हमारा सूर्य जिस आकाश गंगा का हिस्सा है, सूर्य जैसा हमारे आकाश गंगा में सूर्य जैसा बहुत सारे तारे हैं, सूर्य जैसे बहुत सारे तारे हैं ना। हो सकता है कि उन तारों में भी जिंदगी हो, हम लोगों जैसे ही बंदर जैसे इंसान हो, वहां भी हो सकता है कि नहीं? जब एक सूर्य तारा है और हम लोग कह रहे हैं कि आकाश गंगा में लाखों तारे हैं, है ना, तो जब लाखों तारे हैं तो कुछ ऐसे भी तारे होंगे जहाँ पे भी जीवन संभव होगा, वहां भी इंसान रहते हो, हम लोग उनको जानते नहीं है। हो सकता है कि नहीं? अगर बड़े होके जो तुम लोग साइंटिस्ट बनोगे तो खोज करना, ठीक है? किसका खोज करोगे कि कहाँ पे आदमी है, वहाँ क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी क्या है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? कुछ भी हो सकता है, कोई रह सकता है, या हम लोग भी जो है, हम लोग भी एक गेम का पार्ट हो, कोई हम लोग को बना दिया हो और अपना गेम खेलता हो। गेम खेलता हो तो किसी को डॉक्टर बना देता है, किसी को IAS बना देता है, बनता है ना। तो हम लोग भी हो सकते हैं कि एक गेम का हिस्सा है। साइंस में कुछ भी संभव है कि नहीं है ना। अगर हम लोग ये सोचो कि ब्रह्मांड में अरबों खरबों जो तारे हैं, अरबों खरबों तारे हैं ना, और तारों का अपना ग्रह होगा ना, तारों का चक्कर लगाने वाला ग्रह होगा, और बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के समान भी हो सकते हैं कि नहीं? अगर पृथ्वी के समान होंगे और पृथ्वी जैसी जब दशा पाई जाएगी तो इंसान होते होंगे कि नहीं होते होंगे? हो सकता है कि इंसान होते हो सकता है। हम लोग देखे नहीं है, हम लोग इतना टेक्नोलॉजी भी विकसित नहीं कर पाए हैं कि उन लोगों की खोज कर सके, लेकिन संभव है कि नहीं है? हो सकता है ना। तो यही साइंस में अलग अलग चीजों को जो खोजते हैं उनको क्या कह देते हैं? साइंटिस्ट कह देते हैं। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा सूर्य के बारे में। हम लोग अपने सोलर सिस्टम में आ गए। जब सोलर सिस्टम में आ गए तो सोलर सिस्टम में हमने क्या कहा? सूर्य एक तारा है, और सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। सूर्य निहारिका से बना है, और निहारिका के केंद्र में सूर्य स्थित है, और केंद्र का चक्कर सभी लोग ग्रह लगाते हैं कि नहीं? ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। जो ग्रहों का चक्कर लगाए उसे क्या कहते हैं? उपग्रह या सैटेलाइट। जो ग्रहों की परिक्रमा करे उसे क्या कहते हैं? उपग्रह या सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नेचुरल, जो पहले से ही बना है, उसको क्या कहेंगे? नेचुरल, प्राकृतिक उपग्रह। और एक होता है सैटेलाइट, ये उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब हम लोग जो उपग्रह बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह। क्या कहते हैं हम लोग? जो हम लोगों द्वारा या मनुष्यों द्वारा बनाया गया है उसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, और जो नेचर द्वारा ही बनाया गया है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक उपग्रह। क्या कहते हैं? नेचुरल सैटेलाइट। जो ग्रहों की परिक्रमा करे उसे क्या कहते हैं? उपग्रह। जो ग्रहों की परिक्रमा करे उसे क्या कहते हैं? जो ग्रहों की परिक्रमा करे उसे उपग्रह कहते हैं। आज जो तारों की परिक्रमा करे तो क्या उपग्रह में अपना प्रकाश होगा? जब उसके पिताजी में नहीं है प्रकाश तो इसमें कैसे हो सकता है? नहीं ना होगा। तो जब ग्रह में ही नहीं है तो उपग्रह में कैसे होगा? तो उपग्रह में भी अपना प्रकाश नहीं होता है। वो प्रकाश के लिए किस पे डिपेंडेबल होता है? तारों पे होता है। तारों पे होता है ना। इसीलिए चंद्रमा कैसे प्रकाश है? सूर्य का प्रकाश से होता है ना। तो चंद्रमा एक सैटेलाइट है या उपग्रह है। किसका उपग्रह है? हमारे पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह है। किसका उपग्रह है? हमारे पृथ्वी का है। तो सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य का निर्माण किससे हुआ है? निहारिका से हुआ है। और निहारिका किसे कहते हैं? जब बहुत सारे गैस और धूल कण एक साथ इकट्ठा होके और पूरा चक्कर लगाने लगे तो उसमें से कुछ हिस्सा उसका अलग होने लगा, और उसके केंद्र में कुछ हिस्सा जो सबसे गर्म और सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला एरिया बच गया, उसी को क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं, ठीक है। सूर्य के बाद से अगर हम लोग बात करें, सूर्य के बाद से अब सूर्य के ब्रह्मांड में अब हम लोग आते हैं सोलर सिस्टम में। कहाँ आते हैं? सोलर सिस्टम में। सौर मंडल उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर मंडल। तो सौर मंडल में जैसे एक परिवार होता है, हम लोग के घर में एक परिवार होता है, और घर का मुखिया एक होता है जो हेड होता है। घर का सबसे हेड एक होता है ना। उसी तरह सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूरज। सौर मंडल का मुखिया सन। सूरज मतलब
सन। सूरज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सन जो है वो ये सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल का मुखिया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सूर्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सूर्य की आयु, तारों की भी आयु होती है। तारों का निर्माण गैसों से हुआ है। किससे हुआ है? गैसों से। बहुत सारे गैसों से हुआ है। गैसों में बहुत सारे गैस एक दूसरे से टकराते हैं तो एक और गैस बनता है और बहुत सारे ऊर्जा निकलते हैं। इसी से ये क्या है? प्रकाशित है या उष्मा इसमें है। देखो, सूर्य में पाया जाता है हाइड्रोजन। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। और जब हाइड्रोजन एक दूसरे से टक्कर खाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो किसका निर्माण कराते हैं? हीलियम का। किसका निर्माण कराते हैं? और जब हाइड्रोजन हीलियम बनाता है ना, तो बहुत सारे ऊर्जा निकलते हैं। जब हाइड्रोजन हीलियम बनाता है तो क्या होता है? बहुत सारे ऊर्जा निकालते हैं, और वही ऊर्जा के स्रोत से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग का जीवन चल रहा है कि नहीं? तो हाइड्रोजन का ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखो, एक बात जान लो पहले। जैसे एक छोटा सा कोई पिंड, दो छोटे से पिंड है, ये दो पिंड है, और जब दो छोटे पिंड मिलके एक पिंड बना दिए ना, तो एक हो गया ना। उसी तरह सूर्य में जैसे दो छोटे से मतलब तत्व, कोई भी दो छोटा तत्व मिलके एक बड़ा तत्व बनाएगा, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जब जो दो छोटा नाभिक मिलके एक बड़ा नाभिक बनाएगा, उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे। जब दो छोटा नाभिक मिलके एक बड़ा नाभिक बनाएगा, उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ऊर्जा मुक्त होता है। बहुत सारा क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होता है। बहुत सारा मात्रा में ऊर्जा क्या होता है? मुक्त होता है। बहुत सारा मात्रा में ऊर्जा जब मुक्त होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहते हैं। तो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है कि दो हाइड्रोजन जुड़ के एक हीलियम बनाते हैं। दो हाइड्रोजन जुड़ के क्या करते हैं? और बहुत सारे ऊर्जा मुक्त करते हैं, और यह प्रक्रिया लगातार चलते रहती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में तो बहुत सारे हाइड्रोजन है ना। तो सूर्य का जो अनुमानित आयु है वो 5 अरब वर्ष है। कितना है? 5 अरब वर्ष का हो गया है। अभी 5 अरब वर्ष और जिएगा। कितना दिन जिएगा? कोई तुमसे पूछे कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हाट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन? जब दो छोटे पिंड मिलके एक बड़े पिंड का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मत लिखो, पहले सुनो। जब दो छोटे पिंड मिलके एक बड़े पिंड का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। और जब एक बड़े पिंड का निर्माण करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया होती है? बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, और इसी के कारण सूर्य में अपना क्या होता है? प्रकाश और ऊर्जा होता है। तो सूर्य में ऊष्मा का स्रोत या ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन के अणु मिलके हीलियम के अणु बनाते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं। इसमें क्या होता है? देखो, क्वेश्चन अब बताओ। सूर्य नहीं, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? जब हाइड्रोजन एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? और हीलियम बनाते हैं, तो ऊर्जा मुक्त होता है। तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत, सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य तारा है, तो तारों की क्वालिटी बताओ। जिसमें खुद का प्रकाश हो और खुद की ऊर्जा हो, उसे तारा कहते हैं। तारों का निर्माण कैसे होता है? निहारिकाओं से। रमण सीमा क्या है? रमण सीमा क्या है? जब सूर्य के तापमान से किसी के तारों का तापमान 1.44 गुना ज्यादा हो जाए, तो उसमें सुपरनोवा की घटना होने लगती है। और जब 1.44 से कम हो जाए तो लाल दानव का रूप ले लेता है। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी क्या है? एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है,
और ब्रह्मांड में असंख्यों तारे हैं, ठीक है। ब्रह्मांड में अब गिनती नहीं है, लेकिन बहुत सारे असंख्यों तारों का समूह भी बना है। तो उन समूहों को क्या कहते हैं? आकाश गंगा। बहुत सारे तारों के समूह को क्या? तारा, उल्का पिंड, पुच्छल ताराओं के समूह को क्या कहते हैं? आकाश गंगा। उल्का पिंड भी पढ़ेंगे हम लोग, पुच्छल तारा भी पढ़ेंगे, ठीक है। उल्का पिंड कहते किसे कहते हैं? उल्का पिंड कॉमेट्स किसे कहते हैं? इंग्लिश में कॉमेट्स बोलते हैं। उल्का पिंड किसे कहते हैं? जो पूरे हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे बड़े बड़े और छोटे छोटे पत्थर होते हैं। पूरे सोलर सिस्टम में बहुत सारे मूवेबल क्या है? पत्थर है, और छोटे छोटे भी पत्थर हैं। वो तो एक बहुत बड़ा पिंड था ना, तो उसमें से पत्थर भी तो निकले होंगे। तो बहुत बड़े बड़े या छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, उनको क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि उल्का पिंड अपना क्षेत्र छोड़ देते हैं। मतलब उल्का पिंड तो अपने एक क्षेत्र में रहते हैं, तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड में किसी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? जब कोई बल किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचे उसे क्या कहते हैं? जब कोई बल किसी वस्तु को धकेले उसे क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल मतलब क्या होता है? आकर्षण बल में क्या होता है छोटू? जब कोई वस्तु अपनी तरफ खींचे उसे कौन सा बल? अट्रैक्शन फोर्स। इंग्लिश में अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं आकर्षण बल को। और जब कोई बल किसी वस्तु को धकेल दे उसे क्या कहते हैं? रिपल्शन फोर्स बोलते हैं, प्रतिकर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जब कोई वस्तु, जब ब्रह्मांड में कोई दो वस्तु है, दो वस्तुओं के बीच में कौन बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण भी। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तारों से ग्रह क्या होते हैं? ग्रहों के तारों का चक्कर क्या करते हैं? ग्रह लगाते हैं, ठीक है। और आकाश गंगा में कोई वस्तु, आकाश गंगा क्या है? बहुत सारे तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। और कॉमेट्स किसे कहते हैं? ब्रह्मांड में पाए जाने वाले पत्थर के टुकड़ों को कॉमेट्स कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र छोड़ देते हैं, अपना गुरुत्वाकर्षण एरिया छोड़ के और किसी अन्य ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में चले जाते हैं। क्या कहते हैं? किसी अन्य ग्रह के क्षेत्र में चले जाते हैं। और जब किसी अन्य ग्रह के क्षेत्र में जाते हैं ना, तो तेजी से उस ग्रह पर गिरने लगते हैं। तेजी से क्या होता है? उस ग्रह पे, क्योंकि उनका भार बहुत ज्यादा होता है, तो जब गिरते हैं ना, तो ऊपर से नीचे आते समय में उनका आकार अब धीरे धीरे जलने लगता है। मतलब संपर्क पाते हैं गैसों से, तो वो जलने लगते हैं। और वही जलने लगते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? तारा टूट रहा है, कहते हैं ना, तारा टूट रहा है, प्रणाम करो, कुछ मतलब विष पूरा हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक पत्थर का टुकड़ा है जो आसमान से नीचे की तरफ गिरता है और धरती पर आते आते एकदम छोटा हो जाता है, खत्म हो जाता है। रास्ते में क्या होता है? खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ इतना बड़ा होता है ना कि वो खत्म नहीं होता है, आके पृथ्वी पे टकरा जाता है। जब पृथ्वी पे टकरा जाता है तो एक बहुत बड़ा गड्ढा का निर्माण करेगा। उतना बड़ा चीज जब धरती पर उतना तेजी से गिर रहा है तो बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण करेगा ना। तो जो गढ़वा का निर्माण करता है वो एक झील बन जाता है। और वो झील कौन सा है? भारत में एक ऐसा झील है जो उल्का पिंड द्वारा बना है। वो कौन सा झील है? लोनार झील। महाराष्ट्र में एक झील है जो उल्का पिंड के गिरने से बन गया है। उल्का पिंड किसे कहते हैं? ब्रह्मांड में पाए जाने वाले पत्थर के टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। और उल्का पिंड में क्या, उल्का पिंड का एक झील बना है यहाँ पे भारत में। वो कौन सा झील है? लोनार झील है। मतलब उल्का पिंडों के गिरने से जो गड्ढा बना और जो गड्ढे में पानी इकट्ठा हो गई, वो कैसी झील हो गई? उल्का झील हो गई, उल्का पिंड वाली झील हो गई। और भारत में उल्का पिंड से बना झील कौन सा है? लोनार झील। कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। उल्का पिंड समझ में आया? ग्रह समझ में आया? तारा, निहारिका समझ में आया? उपग्रह, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है?
नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या है? जब दो छोटे नाभिक मिलके एक बड़े नाभिक का निर्माण करें, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रमण का प्रभाव समझ गए। इसीलिए इनको पता है क्या मिला था? रमण ने जो ये खोज किया था, रमण पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार एक बहुत बड़ा पुरस्कार है जो साइंटिस्टों को मिलता है। 6 क्षेत्र में मिलता है। 6 क्षेत्र में कौन कौन है? रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री के फील्ड में मिलता है। किस में मिलता है? केमिस्ट्री के फील्ड में मिलता है, फिजिक्स के फील्ड में मिलता है, और चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है। चिकित्सा मतलब मेडिकल के फील्ड में मिलता है। मेडिकल के फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में और केमिस्ट्री के फील्ड में। उसके अलावा मिलता है तुमको साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य मतलब लिटरेचर के फील्ड में। किस में मिलता है? साहित्य में। और पूरे दुनिया में शांति लाने के लिए या दुनिया के लोगों की जीवन सुधारने के लिए अगर आप काम करते हैं तो उसको कहते हैं शांति पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार। तो एक शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, कितने हो गए? 5 हो गए। एक कौन सा है? एक हो गया भौतिक के क्षेत्र में, एक हो गया किसके क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में, एक हो गया तुम्हारा मेडिकल के क्षेत्र में, और एक लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में, और एक किस क्षेत्र में हो गया? शांति के क्षेत्र में। एक और कौन छूट रहा है जी? फिजिक्स नहीं। हाँ, एक कला के क्षेत्र में भी आता है। ठीक है, नोबेल का पुरस्कार 6 क्षेत्रों में आता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोग ब्रह्मांड पढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड में अब आते हैं सूर्य में। सूर्य के बारे में हम लोग जानेंगे कि सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन में क्या होता है? दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक बने, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब सूर्य देखो, सूर्य एक बहुत बड़ा पिंड है ना, बहुत बड़ा पिंड है। तो सूर्य इतना बड़ा पिंड है, और हम बता रहे थे कि पूरा ऊर्जा का स्रोत किसी चीज के केंद्र में होता है ना। और असली मतलब ये पूरा गर्म है, इसमें बहुत सारे ऊर्जा है ना। तो इसमें जो ये पूरा गर्म है तो इसके केंद्र का, और किसी भी चीज का तापमान सबसे ज्यादा उसके केंद्र में होता है। किसी चीज का तापमान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हमारा पूरा शरीर है, और पूरा शरीर में सबसे गर्म हिस्सा क्या है? पेट है। सबसे ज्यादा गैस कहाँ बनता है? पेट में बनता है ना। तो ये हमारा केंद्र है, और मतलब पूरे ब्रह्मांड का सबसे गर्म स्थान क्या है? केंद्र है। पूरे ब्रह्मांड का सबसे गर्म स्थान क्या है? उसका केंद्र होता है। तो इसी तरह सोलर सिस्टम का केंद्र है, वो सबसे गर्म भाग है। तो सोलर सिस्टम के सूर्य के केंद्र का तापमान 15 लाख डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 लाख डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का तापमान किसी पिंड का सबसे गर्म हिस्सा कहाँ होता है? किसी पिंड का सबसे गर्म हिस्सा। तब पृथ्वी के केंद्र का तापमान क्या होगा? सबसे ज्यादा। पृथ्वी के भी केंद्र का सबसे ज्यादा, किसी भी पिंड के केंद्र का तापमान सबसे ज्यादा होता है। तो सूर्य के केंद्र का तापमान 15 लाख डिग्री सेल्सियस, और ऊपर वाला जो सरफेस है ना, उस सतह का तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 लाख डिग्री। सूर्य के केंद्र का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। केंद्र का तापमान 15 लाख डिग्री सेल्सियस, और उसके सरफेस का तापमान। सूर्य की आयु 5 अरब साल। ठीक है, अभी जिएगा कितना? 5। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य क्या है? तारा किसे कहते हैं? जिसके पास खुद की ऊष्मा हो और खुद का प्रकाश हो, उसे क्या कहते हैं? तारा में नाभिकीय संलयन होता है। पूरे ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा तत्व तो कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन। पूरे ब्रह्मांड में और हाइड्रोजन जब मिलता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन जब मिलता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन मिलता है तो हीलियम, और जब हीलियम बनता है तो बहुत सारे क्या होते हैं? ऊर्जा मुक्त होते हैं। जब हाइड्रोजन निकलता है तो बहुत सारे ऊर्जा मुक्त होते हैं, और जब ऊर्जा मुक्त होते हैं तो क्या होता है? हर एक पिंडों को प्रकाशित करता है। कहता है ना, ग्रह किसे कहते हैं?
जिसके पास खुद की ऊष्मा हो और खुद का प्रकाश हो उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और जो ग्रहों की परिक्रमा लगाए उसे क्या कहते हैं? उपग्रह। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? बड़का विस्फोट के कारण, बड़े विस्फोट के कारण। और उस विस्फोट को क्या कहते हैं? बिग बैंग कहते हैं। तारों की उत्पत्ति कैसे हुई? निहारिका से, नेबुला से। ठीक है, नेबुला से। सुपरनोवा की घटना समझ में आ गया? तारों, सबसे नजदीकी तारा हमारे सोलर सिस्टम के, हमारे सौर मंडल से सबसे नजदीक का तारा कौन है? हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीक का तारा प्रेक्सिमा सेंचुरी है। हमारे सौर मंडल का सबसे नजदीक का तारा, हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीक का तारा है प्रेक्सिमा सेंचुरी। और हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा, सोलर सिस्टम के से दिखने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? डॉग स्टार या साइरस। सोलर सिस्टम में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा, सोलर सिस्टम में निकलने वाला सबसे बड़ा तारा डॉग स्टार या प्रेक्सिमा। जाओ, प्रेक्सिमा और डॉग स्टार। ठीक है, उसके बाद से अब हम लोग आते हैं कहाँ? अब आते हैं ग्रहों के बारे में। कहाँ आते हैं? ग्रहों के बारे में आते हैं। कहाँ आते हैं? ग्रहों के बारे में। तुम लोगों में जो भी सीनियर बच्चे हैं, अगर इससे भी डीप में पढ़ना चाहते हैं तो शाम के फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, शाम के फाउंडेशन बैच में थोड़ा डीप में चलेगा। इसमें तुम लोगों के 6, 7, 8, 9, 10 कंपटीशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे एनसीईआरटी का बैकग्राउंड चलेगा। एनसीईआरटी में जो भी सिलेबस है वो पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। और सैनिक विद्यालय, नवोदय विद्यालय और ये सीएचएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तारों के बाद बात करें, मतलब जो सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम में सूर्य के बारे में तो हम लोगों ने कुछ जान लिया। अब सूर्य के बाद से, सूर्य के ग्रह के बाद से नजदीकी ग्रहों के बारे में जान लेंगे। ये हमारे क्या हो गए? सूर्य हो गए। क्या हो गए? ये सन हो गया। ठीक है, ये हमारा सूर्य हो गया। ये हमारा सूर्य हो गया। सूर्य के बाद तुरंत बाद बात करें तो सूर्य के तुरंत बाद एक ग्रह आता है जिसको क्या कहते हैं? मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और हिंदी में बात करें तो इसे बुध कहते हैं। देखो, सूर्य से अगर पूछे कि सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध। बुध को क्या कहते हैं? मरकरी। और ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह भी है। ग्रह किसे कहते हैं? जो तारों की परिक्रमा करे उसे ग्रह कहते हैं। क्या ग्रहों के पास अपना प्रकाश होता है? नहीं होता है। क्या अपनी ऊष्मा होती है? अपने प्रकाश और अपनी ऊष्मा के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? तारों पे। तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? और ये सीधे खड़ा है, मतलब सूर्य का चक्कर तो ये लगा रहा है लेकिन एकदम सीधे। ये अपना अक्षीय झुकाव इसका बहुत कम है, मतलब अपने अक्ष पे बहुत कम झुका हुआ है। इसके कारण क्या होता है ना कि मान लो कि ये सूर्य के सामने ये वाला हिस्सा पड़े, जब ये वाला हिस्सा पड़ता है तो यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है। क्या होती है? बहुत गर्मी। जब ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने रहेगा तो इस वाले हिस्से में रात होगी कि नहीं होगी, और इस वाले हिस्से में दिन होगी। तो जो यहाँ पे दिन वाला हिस्सा होगा यहाँ पे खूब गर्मी होगी, और रात वाले हिस्से में यहाँ पे बर्फ गिरेगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उस पर एकदम पहुंच ही नहीं रहा है, नहीं ना पहुंच रहा है पीछे जाने के कारण। तो एक बात कहा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जहाँ पे दिन गर्म और रातें बर्फीली होती है? बुध ऐसा ग्रह है जहाँ पे दिन गर्म और रातें बर्फीली होती है। क्यों होती है? अक्षीय झुकाव न होने के कारण दिन गर्म और रातें बर्फीली होती है। दिन गर्म और रातें बर्फीली होती है। एक क्वेश्चन पूछ दे कि दैनिक तापांतर कहाँ ज्यादा होता है? तापांतर, तापों में अंतर को तापांतर कहते हैं। तो देखो, दिन खूब गर्म हो रहा है और रातें बर्फीली हो रही है, तो ताप में अंतर हो रहा है कि नहीं? दिन का टेम्परेचर कुछ दूसरा, रात का टेम्परेचर कुछ दूसरा, तो तापांतर दैनिक सबसे ज्यादा कहाँ होगी? बुध पे होगी। दिन गर्म रातें ठंडी।
अब तुरंते गर्मी का दिन आ गया, तुरंते ठंडा का दिन आ गया। सुबह में गर्मी का दिन था, रात में ठंडा का दिन आ गया, तो दैनिक तापांतर ज्यादा हो जाएगा ना। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा किसका है? मरकरी का है। आखिर क्यों है? क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव नहीं है। तो सूर्य का प्रकाश सीधे एक हिस्से पे पड़ता है और एक हिस्से पे नहीं पड़ता है। तो जिस हिस्से पे पड़ता है वहां पे क्या होती है? खूब गर्मी होती है, और जहाँ पे नहीं पड़ता है वहाँ खूब बर्फ गिरती है। तो दैनिक तापांतर। इसके अलावा इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। क्या है? कोई अपना उपग्रह नहीं है। तो बुध के विषय में हमने क्या पढ़ा? सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह मरकरी या बुध। कहाँ पे दिन गर्म और रातें बर्फीली होती है? क्या मरकरी का अपना कोई उपग्रह है? नहीं है। दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा कहाँ होती है? और इसे अंतर्ग्रह भी कहते हैं। सूर्य के नजदीक होने के कारण इसे अंतर्ग्रह में भी रखा गया है। इंटरनल प्लैनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अब बुध के बाद अगर हम लोग जाएं तो बुध के बाद से आ जाते हैं हमारे वेनस। क्या आ जाते हैं? वेनस। इसको कहते हैं हम लोग शुक्र। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शुक्र। अब देखो यहाँ क्या होता है। यहाँ एक गैस पाया जाता है जिसका नाम होता है CO2। क्या गैस होता है? और यहाँ पे CO2 की मात्रा ज्यादा होने के कारण यहाँ CO2 से पता है गर्मी बढ़ती है। हम लोग के पृथ्वी का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? CO2 का मात्रा ज्यादा बढ़ रही है। गंदगी फैलाने के कारण, फैक्ट्रिया होने के कारण और पेड़ पौधों की कटाई के कारण CO2 की मात्रा बढ़ रही है। इसीलिए हमेशा हम लोग का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। ठीक है। और हम लोग का अर्थ एक समय में इतना ज्यादा ऐसे ही लगातार चलता रहे तो इतना गर्म हो जाएगी कि हम लोग जीने की दशा भी खराब हो जाएगी कि नहीं? तो CO2 होने के कारण वेनस ग्रह क्या है? CO2 यहाँ पे 98% पाया जाता है। तो यहाँ पे CO2 होने के कारण सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? क्यों सबसे गर्म है? क्योंकि यहाँ पे CO2 पाया जाता है। CO2 पाए जाने के कारण ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। जब CO2 यहाँ पे पाई जाती है तो सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा। और जो सबसे ज्यादा गर्म होता है वो सबसे ज्यादा चमकीला होता है। सबसे ज्यादा गर्म जो रहेगा वो सबसे ज्यादा चमकीला होगा। और सबसे ज्यादा ये चमकीला होने के कारण ये सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। तो कोई पूछेगा कि सबसे सुंदर ग्रह, सबसे ग्रहों का देवता, जहाँ बड़ाई करने की बात आ जाए तहाँ इसको डाल दो। इसका आकार ना पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है और ये चक्कर भी लगभग पृथ्वी के समान ही लगाता है। इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ग्रहों का देवता किसे कहते हैं? अच्छा ये देखो, इसे भोर और साँझ का तारा भी कहते हैं। ये शाम को देखोगे ना, सबसे ज्यादा चमकीला होने का साथ शाम को देखोगे तो ये दिखाई देगा। एक सबसे चमकीला तारा तुम लोग को दिखाई देता होगा, यही शुक्र है। और सुबह में 4 बजे उठोगे ना तो सब तारा खत्म होते जाता है, लेकिन ये एकदम चमकीला हम लोग को दिखाई देता है। सुबह में दिखाई देगा, शाम में भी दिखाई देगा। तो कोई तुमसे पूछेगा कि भोर और साँझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। सबसे गर्म ग्रह और दूरी के क्रम में कौवे स्थान पे है? दूरी के क्रम में ये बुध के बाद दूसरे स्थान पे है। ठीक है। इसका आकार किसके लगभग बराबर है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? शुक्र है। इसमें सबसे ज्यादा गर्म होने का कारण क्या है? ये सबसे ज्यादा गर्म होने के कारण CO2 गैस है। ये सबसे ज्यादा गर्म होने का कारण कौन सा गैस है? CO2 है। ये सबसे ज्यादा गर्म होने का कारण क्या है? इसके बाद अगर हम लोग जाए मरकरी के बाद वेनस, और वेनस के बाद हम लोग तुरंत जाए तो कौन सा ग्रह आता है? अर्थ। जहाँ पे हम लोग रहते, एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन की संभावना है वो कौन सा है? अर्थ या पृथ्वी। अर्थ या एकमात्र ग्रह जहाँ पे जीवन की संभावना है
उसे क्या कहते हैं? एकमात्र ग्रह जहाँ पे पानी पाया जाता है वो कौन सा है? एकमात्र ग्रह जहाँ पे वायुमंडल अच्छे से पाया जाता है, मतलब सब मिक्स होके पाया जाता है, वो कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365 दिन में। तो सूर्य जो पृथ्वी का परिक्रमा करती है 365 दिन में, पूरा एक चक्कर 365 दिन में, और अपने अक्ष पे घूमते हैं। लट्टू अपने अक्ष पे भी घूमता है, ऐसे पूरा चारों ओर भी घूमता है ना। तो जो अपने अक्ष पे घूमती है वो 24 घंटे में, और पूरा चक्कर लगाती है वो कितने दिन में? 365 दिन में। एक होता है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन, एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। पृथ्वी के बारे में जब हम बताना शुरू करेंगे, पृथ्वी के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो पृथ्वी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, इसके विषय में पढ़ेंगे। पृथ्वी के विषय में बस हम अभी यही जानेंगे कि पृथ्वी क्या है। सूर्य के से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पे है। सूर्य एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन विद्यमान है। उसके अलावा हम लोग क्या अभी जानेंगे पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी का एक उपग्रह भी है, जिस उपग्रह को क्या कहते हैं? चंद्रमा। उसको कहते हैं चंद्रमा या मून। क्या कहते हैं? चंद्रमा या मून कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमा या मून कहते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों की परिक्रमा करे उसे क्या कहते हैं? उपग्रह या सैटेलाइट कहते हैं। उपग्रह या सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है। क्या उपग्रह में अपना प्रकाश होता है? क्या अपना ताप होता है? तो ये किस पे डिपेंड करते हैं प्रकाश के लिए? तारों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। अब देखो, बुध का क्या अपना उपग्रह है? शुक्र का अपना उपग्रह है? नहीं है। एक बात और हम बताना भूल गए थे। पहला बात, ये जो है ना, ये लोग पश्चिम से पूरब की तरफ सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? पश्चिम से पूरब दिशा में लगाते हैं, क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। कौन से ग्रह? बुध ग्रह। ठीक है। पृथ्वी लगाती है, सभी ग्रह लगाते हैं। बस 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम लगाते हैं। जो वेनस है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज लगाता है, ऐसे चक्कर लगाता है। पूरब से पश्चिम कौन लगाता है? वेनस और यूरेनस। वेनस और यूरेनस दोनों में नस लगा है ना, वेनस और यूरेनस। याद रखने का तरीका, दोनों में नस लगा हो उसको क्या कहेंगे? वो लोग उल्टे चक्कर लगाते हैं, ये लोग उल्टे पैदा हुए। ठीक है। तो वेनस और यूरेनस 2 ऐसे प्लैनेट है जो सूर्य की परिक्रमा उल्टी दिशा में पूरब से पश्चिम लगाते हैं। और बाकी सभी ग्रह का कैसे लगाते हैं? पश्चिम टू पूरब लगाते हैं, वेस्ट टू ईस्ट लगाते हैं। और जो वेनस और यूरेनस है वो कहाँ लगाते हैं? ईस्ट टू वेस्ट लगाते हैं। ठीक है। कोई पूछेगा तुमसे कि पूरब से पश्चिम कौन लगाता है? वेनस और यूरेनस। और बाकी सभी ग्रह कैसे चक्कर लगाते हैं? पश्चिम से पूरब लगाते हैं। बाकी सभी ग्रह कैसे लगाते हैं? पश्चिम से पूरब लगाते हैं। अर्थ हम लोग पढ़ लिए। अर्थ के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? मून। मून मतलब मून नहीं, मार्स। मार्स मतलब मंगल। मार्स मतलब मंगल। मार्स मतलब मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पे पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसे कौन सा ग्रह कहा जाता है? ग्रहों का देवता किसे कहा जाता है? शुक्र को। और ये दैनिक तापांतर कहाँ ज्यादा होती है? बुध पे। क्या इन दोनों का कोई उपग्रह है? नहीं है। पृथ्वी का कोई उपग्रह है? कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा। चंद्रमा के बाद मार्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और मार्स को लाल ग्रह कहते हैं। मार्स को कौन सा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह। क्यों लाल ग्रह कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आयरन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। यहाँ की मिट्टी लाल लाल है, यहाँ जाओगे तो तुमको लाल लाल हर एक चीज दिखेगा। तो इसे कौन सा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, मार्स कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी पाए जाते हैं। मार्स पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं। इतने बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं ना कि हमारी जो पृथ्वी पे सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? और इसमें एगो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। मंगल ग्रह के सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। और निक्स ओलंपिया पता है इससे कई गुना ज्यादा बड़ी है। हम लोग के माउंट एवरेस्ट के ये तो मीटर में है ना 8850 किलोमीटर में ऊंची है। पता नहीं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा किलोमीटर में है। तो ये सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ियां पाई जाती है। इसमें जो सबसे छोटा है वो माउंट एवरेस्ट से बड़ा है।
ठीक है। जो इसमें पर्वत की चोटी जो सबसे छोटी है वो सबसे ऊंची है, ठीक है। मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा मार्स के बारे में हम लोग क्या जानेंगे, इसके 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। क्या नाम है? फोबोस और डिमोस। इसके 2 उपग्रह का नाम क्या है? इसके सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। मार्स ग्रह लाल क्यों है? आयरन की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। उसके बाद से अर्थ के बारे में हम लोग इसे नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। अर्थ के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद से वेनस क्या कहते हैं? वेनस को सबसे सुंदर ग्रह, भोर का तारा या सांझ का तारा। वेनस सबसे गर्म ग्रह, सबसे सुंदर ग्रह, ग्रहों का देवता। जहां बड़ाई करना हो वेनस का करेंगे। उसके बाद पृथ्वी की जुड़वा बहन। क्यों पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? आकार में बराबर होने के, लगभग समान होने के कारण इसे क्या कहते हैं? सोलर मंडल के सबसे नजदीक होने के कारण सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? अब देखो इन चारों ग्रहों को पता है क्या कहते हैं हम लोग? इंटरनल प्लैनेट, अंतर्ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रह मतलब इंटरनल प्लैनेट कहते हैं। अब देखो इंटरनल प्लैनेट इसलिए हम कहते हैं, इसे इंटरनल ग्रह क्यों कहते हैं कि देखो इसका 2 खास बात है। पहला खास बात है कि ये तो सूर्य से सबसे नजदीक है, ये तो नॉर्मल बात है। सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण इंटरनल ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा यही ग्रह है जहाँ पे सरफेस पाया जाता है। यहाँ पे खड़ा हो सकते हो जाओगे तो खड़ा हो जाओगे, तो इसे क्या कहते हैं? इंटरनल ग्रह। बाकी ग्रहों पे जाओगे ना तो वहाँ खड़े नहीं हो पाओगे। अब बृहस्पति पे जाओगे तो खाली तूफान आंधी मतलब तूफान आंधी यही सब चलती रहती है। वहाँ कोई सरफेस ही नहीं है, वहाँ पे सरफेस ही नहीं पाई जाएगी, तो उस पे जाके तुम खड़ा नहीं हो सकते हो। जुपिटर पे खड़ा नहीं हो सकते हो, शनि पे खड़ा नहीं हो सकते हो, तो गला घोटू गैसे है, वहाँ तो मर जाओगे इसी तरह से, और लात भी रखने लायक नहीं है, ठीक है। उसके बाद से वहाँ भी जाओगे तो वहाँ भी लात नहीं रख सकते, लगोगे उड़ने। एक तो बेचारा ऐसे ही सूता है। देखोगे ना पुराणों में या ये जो टीवी पे सीरियल दिखाता है, तो एक ग्रह मतलब सभी ग्रहों को दिखाएगा तो एक ग्रह ऐसे लेटा हुआ है, वही है ये लेटा हुआ ग्रह। बताएंगे अभी, कल बताएंगे उसको, आज 4 ही ग्रह के बारे में, ठीक है। अर्थ तुम्हारा हो गया, ठीक है। तुम्हारा मरकरी हो गया, वेनस हो गया, उसके बाद से क्या हो गया? अर्थ हो गया। अर्थ हो गया, अर्थ मतलब पृथ्वी हो गया। तो ये चारों ग्रह क्या है? अंतर्ग्रह है। अंतर्ग्रह पे क्या होता है? सरफेस होता है। अंतर्ग्रह पे क्या होता है? अंतर्ग्रह पे अपना सरफेस होता है, और सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण इसे क्या कहते हैं? अंतर्ग्रह कहते हैं। और जो बाह्य ग्रह होता है उस पे सरफेस पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? बाह्य ग्रहों पे कोई सरफेस नहीं पाया जाता है। बाह्य ग्रहों पे कोई सरफेस पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, फिर से एक बार सुनो। पहले हम लोगों ने पढ़ा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड होता है ना, ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ? बिग बैंग थ्योरी से, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी बताए। फिर ब्रह्मांड क्या कहते हैं? असंख्यों तारे, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, बहुत बड़े बड़े गैसों के खंड को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। अब ब्रह्मांड के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रह्मांडों से जो छोटा, बहुत सारे असंख्यों तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाश गंगा या गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। और हम लोग का जो और उसके बाद से मतलब बहुत सारे निहारिका किसे कहते हैं? बहुत सारे जो गैस के खंड है, बहुत सारे गैस और धूल कण और गैसें जो होती हैं वो धीरे धीरे इकट्ठा होती है, और इकट्ठा होकर एक दूसरे का चक्कर लगाने लगती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? निहारिका। और निहारिका से किसका निर्माण होता है? तारों का निर्माण होता है। निहारिका से किसका निर्माण होता है? और ग्रह का निर्माण होता है, उपग्रह का भी निर्माण होता है। तो जो निहारिका के केंद्र में रहता है वो क्या होता है? तारा होता है। और तारा किसे कहता है? जिसका अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा, उसे तारा कहते हैं। और हम लोग जिस सिस्टम में रहते हैं, हम लोग के सोलर सिस्टम का तारा कौन है? सूर्य है ना, सूर्य। तो सूर्य का अपना प्रकाश और अपनी ऊर्जा है। सूर्य के प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य के प्रकाश का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं?
दो छोटे नाभिक मिलके जब बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। तो सूर्य के प्रकाश का स्रोत, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व। सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं? ग्रह किसे कहते हैं? जो तारों की परिक्रमा करे उसे क्या कहते हैं? जो तारों की परिक्रमा करे उसे ग्रह कहते हैं। जो तारों की परिक्रमा करे उसे क्या कहते हैं? उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों की परिक्रमा करे उसे क्या कहते हैं? जो तारों की परिक्रमा करे उसे ग्रह। ग्रहों की संख्या कितनी है? कौन कौन? ठीक है। अंतर्ग्रह कौन कौन से हैं? मरकरी, वेनस और मार्स। दैनिक तापांतर किस ग्रह का सबसे ज्यादा है? मरकरी ग्रह में दिन गर्म और रातें बर्फीली होती है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह हो गया। उसके बाद से हमने पढ़ा है कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? 15 डिग्री से सूर्य के केंद्र का तापमान, और सूर्य के सरफे मतलब सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद से हमने वेनस को पढ़ा। वेनस सबसे ज्यादा गर्म क्यों है? CO2 की मात्रा ज्यादा होने के कारण। भोर और सांझ का तारा किसे कहते हैं? क्या वेनस किस दिशा में चक्कर लगाता है? पूर्व से पश्चिम। और ये मरकरी कैसे लगाता है? पश्चिम टू पूर्व। नीला ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह क्यों कहते हैं? नीला ग्रह किसे क्यों कहते हैं? पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है। आज ये तुम लोगों का सोलर सिस्टम का अंतर्ग्रह तक हम लोग पढ़े हैं। ठीक है। आज के लिए जीके इतना ही। अभी स्टैटिक जीके तुम लोगों को 10 मिनट पढ़ाएंगे, बस 10 मिनट। ठीक है। 10 मिनट में कुछ क्वेश्चंस लिख लो और उसके बाद आज का खेल खत्म। रेगुलर पढ़ना है। ठीक है। जीके में मजा आया? किसको किसको याद हो गया? जिसको जिसको याद हो गया अपने हिसाब से जितना पढ़ाए हैं, सुनो, जितना हम पढ़ाए हैं, जितना हम पढ़ाए हैं उसको क्या करना है तुम लोगों को? ब्रह्मांड से लेके ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद से उल्का पिंड किसे कहते हैं ये भी पढ़ाए थे हम। उल्का पिंड के बाद से तारे, ग्रह, निहारिका, चंद्रशेखर सीमा, मतलब रमण प्रभाव था ना, रमण प्रभाव भी लिखना है। उसके बाद सभी ग्रहों के नाम, अंतर्ग्रहों के नाम लिखना है, सभी ग्रहों का नाम। ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, सूर्य के बारे में थोड़ा सा लिखना है। इन सब के बारे में लिख के अपने हिसाब से कल नोट्स चेक करेंगे। ठीक है। अपने हिसाब से लिख लेना। उसके बाद से अगर जिसका कुछ गलती होगा हम फिर बता देंगे, फिर लिख लेना। ठीक है। उसके बाद से हम तुम लोगों को जितने लोग हैं सब लोग अपने पापा का या मम्मी का किसी का नंबर दे देंगे, तो जो ग्रुप है उस ग्रुप में हम ऐड कर देंगे और उसमें तुम लोगों का नोट्स भी डाल दिया करेंगे। तो उसमें बाद में जब तुम लोग कर लोगे तो नोट्स को देख लेना और उसमें जो भी इंक्लूड करना हो उसको इंक्लूड कर लेना। ठीक है। आज शिवम भैया अभी बैठे हैं। शिवम भैया से अपने पापा का या मम्मी का या खुद का अगर नंबर हो तो नंबर ऐड करवा लो। आज ग्रुप में हम तुम लोगों को आज जितना पढ़ाए हैं उसका नोट्स दे देंगे। ठीक है। लेकिन पहले अपने से लिखने की कोशिश करना, उसके बाद मेरा नोट्स देखना। ठीक है। हम नोट्स रात में डालेंगे लेकिन दिन में हम कभी भी। और एक बात देख लो, रेगुलर आया करो। रेगुलर आने से देखो, आज मान लो हम इतना बढ़िया पढ़ाए, भैया इतना अच्छा पढ़ाए, अगर ये चीज अगर तुम लोगों को छूट जाता तो कल फिर कौन पढ़ाता?